नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है न्यायालय की अवमानना। तो न्यायपालिका की अवमानना का अगर परिचय देखें तो भारत में विधि के शासन की सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। विधि के शासन की सर्वोच्चता का अर्थ है कि हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह विधि प्रवर्तन करने वाले यानी विधियों को लागू करने वाले न्यायालय के आदेशों की अवहेलना न करें, न्यायालय के दिए गए निर्देशों का पालन करें। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उन कानूनों को लागू करना तथा न्यायपालिका का यह कार्य है कि वह यह देखे कि बनाए गए कानून एवं लागू किए जाने वाले कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। तो न्यायपालिका 2 तरह के कर्तव्यों का संपादन करती है। एक तरफ वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाला यंत्र है और दूसरी तरफ वह संविधान का अनुरक्षक है। वह ये देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका ने कहीं संविधान का अतिलंघन तो नहीं किया। ये देखना न्यायपालिका का काम है। तो यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है तो इसे न्यायालय का अवमान या न्यायालय का जो है अपमान माना जाता है। तो भारत में न्यायालय के अवमान को रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये न्यायपालिका की जो है गरिमा को बनाए रखता है। तो आइए देखते हैं कि न्यायालय की अवहेलना क्या है। दरअसल यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेशों अथवा निर्णयों की जानबूझकर अवहेलना करता है अथवा अनावश्यक एवं अनुचित आलोचना करता है तो वह न्यायालय का अवमान माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि संविधान में न्यायालय के अवमान के बारे में क्या स्थिति है। तो अगर भारत के संविधान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में न्यायालय से संबंधित संविधि में न्यायालय अवमान का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय मानते हुए यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, रिकॉर्ड जुडिशरी होगी और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? अभिलेख न्यायालय है। तो इस प्रकार संविधान का एक और अनुच्छेद है। एक तो हमने अनुच्छेद 129 की बात कही, एक और भी अनुच्छेद है जो कि न्यायालय के अवमान की बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 215 में ऐसी ही व्यवस्था कर निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही न्यायालय के अवमान से संबंधित संविधि भी है जिसे न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल संविधान में यानी संविधान के अनुच्छेद 129 में और 215 में न्यायालय के अवमान की बात कही गई है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ न्यायालय के अवमान से संबंधित संविधि भी है जिसे हम न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो संविधि है न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, इसकी धारा 2 में न्यायालय अवमान की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार न्यायालय अवमान का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यायालय अवमान का तात्पर्य है कि सिविल अवमान एवं दांडिक अवमान से है। इस संविधि की धारा 2 के अनुसार सिविल अवमान का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या आदेशिका की साक्ष्य अवज्ञा अथवा किसी न्यायालय से किए गए किसी वचन का आशय सहित उसे भंग करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के संविधान में, न केवल भारत के संविधान में बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत न्यायालय अवमान की अधिनियम की संविधि भी है और इस संविधि की धाराओं में बाकायदा न्यायालय अवमान की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि न्यायालय अवमान से क्या तात्पर्य है। तो
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय अवमान को विधिक जो है वो स्थान दिया गया है। संवैधानिक व्यवस्था के साथ ही न्यायालय के अवमान से संबंधित संविधि भी है, जिसे न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के नाम से संबोधित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 2 में न्यायालय अवमान की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार न्यायालय अवमान का तात्पर्य है सिविल अवमान एवं दांडिक अवमान। इस संविधि की धारा 2 के अनुसार सिविल अवमान का अर्थ है किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या आदेशिका की साक्ष्य अथवा किसी न्यायालय से किए गए किसी वचन का साक्ष्य भंग करना। इसी प्रकार संविधि की धारा 2 के अनुसार दांडिक अवमान की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि दांडिक अवमान का अर्थ है किसी विषय का प्रकाशन, यानी चाहे बोलकर किया गया हो, अंकित करके किया गया हो, शब्द हो, संकेत हो, दृश्य रूपेण हो, वो सारे किसी भी विषय का प्रकाशन या किसी प्रकार के कार्य का किया जाना। जिससे कौन से कार्य? ऐसे कार्य किया जाना जिससे किसी न्यायालय के प्राधिकार पर लांछन लगता है या लांछन लगाने को प्रवृत्त होता है या उसको घटाता है या उसको घटाने को प्रवृत्त होता है, अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के समग्र अनुक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसमें अड़चने पैदा करने को प्रवृत्त होता है। सरल भाषा में हम यह कह सकते हैं कि न्यायालय की किसी डिक्री, निर्णय, आदेश, निर्देश, रिट या अन्य कार्यवाही की जानबूझकर अवज्ञा या अवहेलना करना अथवा न्यायालय को दिए गए किसी वचन को जानबूझकर भंग करना सिविल अवमान है। इसी प्रकार ऐसा कोई काम या प्रकाशन करना जो न्यायालय की निंदा करता हो और ऐसी प्रवृत्ति विद्यमान हो जिससे प्राधिकार को कम करते हो या ऐसी प्रवृत्ति के हो जो न्याय प्रशासन के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले न्यायिक कार्यवाहियों में अवरोध पैदा करने वाले हों, उसे हम दांडिक अवमान कहते हैं। तो इस प्रकार एक सिविल अवमान हुआ और एक दांडिक अवमान हुआ। तो इस अधिनियम की धारा 3 से 7 तक में न्यायालय के अवमान के अपराध बताए गए हैं, अर्थात ये कहा गया है, ये भी बताया गया है कि उसके अपवाद क्या होंगे। तो ये भी बताया गया है कि कौन सी स्थितियां ऐसी होगी जिसे न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा, तो ये भी बताया गया है। तो ऐसी कौन से विषय हैं? अगर किसी विषय का निर्दोष और सद्भावनापूर्ण प्रकाशन हो, अर्थात सद्भावना की तरीके से न्यायपालिका के कामों का प्रकाशन हो, तो उसको हम न्यायिक अवमान का अपवाद मानते हैं। दूसरी बात, अगर न्यायिक कार्यों की सही रिपोर्टिंग हो तो उसे भी हम न्यायिक अवमान मानते हैं। तीसरी बात, अगर अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध की गई शिकायतें सद्भावनापूर्ण हो तो उसे भी हम न्यायिक अवमान कहते हैं। चौथी बात, यदि न्यायालयों की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों की रिपोर्ट का सही प्रकाशन हो तो उसे भी हम न्यायिक अवमान कहते हैं। तो इस प्रकार जो है न्यायिक अवमान के अपवादों को भी इसमें बताया गया है। तो ये उल्लेखित किया गया है कि कौन सी ऐसी कार्यवाहियाँ होंगी जो न्यायिक अवमान नहीं होंगी। तो न्यायालय की अवमानना सिद्ध होने पर 6 माह का कारावास या रुपए का दंड, 2000 रुपये का जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों ही एक साथ प्रदान किया जा सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को भी न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। केवल आम व्यक्ति ही नहीं, अगर न्यायालय के न्यायाधीश भी अवमानना करते हैं तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना को बताया गया है। पिछले कुछ दशकों में न्यायालय की अवमानना के बहुत सारे मामले सामने आए हैं, जैसे कि इन द अजय कुमार पांडे के मामले में एक अधिवक्ता द्वारा उच्चतम न्यायालय का जो है उसके न्यायाधीशों की निंदा की गई, उसके आचरण की निंदा की गई, तो उसे जो है न्यायाधीश का अपमान माना गया, न्यायालय का अपमान माना गया और उन्हें अपमान के लिए दंडित किया गया क्योंकि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार इंदा विनय चंद्र मिश्र का मामला था, उसमें भी अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध अभद्र व्यवहार किया गया था, तो उन्हें भी 6 सप्ताह का सांकेतिक कारावास दिया गया। हम एक प्रसिद्ध मामला भी जानते हैं, विख्यात लेखिका बुकर पुरस्कार की विजेता रुदंती राय ने भी न्यायालय का अवमानना का दोषी माना गया था। उन्हें 1 दिन का कारावास और 2000 की जुर्माना 2002 में दिया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय के अवमान के संबंध में अलग अलग नियम है।
विभिन्न आयोग और समितियों ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव दिए हैं। जैसे विधि आयोग ने 1987 और 88 में सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय में शिफ्ट व्यवस्था को लागू किया जाए, जिससे कम लागत पर अधिकतम निष्पादन किया जा सके, साथ ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हो। 1999 में शेट्टी आयोग ने कहा था कि न्यायिक अधिकारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की जाए और उसके सुझाव दिए गए थे। न्यायालय की अवमानना का अगर हम मूल्यांकन देखें तो पिछले कुछ दशकों से न्यायालय की अवमानना के अनेक मुद्दे उच्च न्यायालय में पहुंच गए हैं। न्यायालय के अवमान के संबंध में कुछ आलोचक ये कहते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 19 के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध है, और दरअसल न्यायालय की अवमानना का जो प्रयोग किया जाना चाहिए वो न्यायपालिका की संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए और उसका संतुलित प्रयोग होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि ये एक महत्वपूर्ण शस्त्र है जिसका बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए इसका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, हम बार बार प्रयोग करते हैं तो भी जो है वो न्यायपालिका के लिए उचित नहीं है। ये न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यायिक अवमानना क्या था। तो न्यायिक अवमानना को देखकर और हम इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, इससे संबंधित सवाल आते हैं और स्पेशली इसके संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं कंपटीशन में आते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करें और आने वाले समय में हम जब मिलेंगे तो आपस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।